हेलो स्टूडेंट, भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग सेकेंड ईयर का निम्मी का क्वेश्चन जो आपको मिला है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। निम्मी के द्वारा आपको पीडीएफ जारी किया गया जिसमें सेलेक्टिव वर्कशॉप्स का क्वेश्चन दिया गया है। उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। जो लोग नहीं ज्वाइन हुए हैं वो लोग भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जो भी यहाँ से वीडियो जारी हो वो आपको समय मिल जाए और आप अच्छे से अपने आने वाले एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सके। हम लोग शुरू करने वाले हैं। आपको बता दिया फ्रिक्शन चैप्टर 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट में आपका ये वीडियो बनेगा जिससे कि शॉर्ट वीडियो रहेगा जो आपको भी पढ़ने और समझने में आसानी रहेगा। ठीक है, और आप सभी से ये कहना है कि वीडियो आप देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और शेयर भी कीजिए जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। हमें भी अच्छा लगता है कि स्टूडेंट हमारे काम को सराह रहे हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फ्रिक्शन चैप्टर और उसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि आपका निम्मी के पीडीएफ में दिया गया है। इसको हम लोग इंग्लिश में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ, इसको हिंदी में हम बोलेंगे जिससे आपको समझने में आसानी रहेगा और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी करते चलेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है विच इज़ लॉ ऑफ फ्रिक्शन। इनमें से घर्षण का सिद्धांत कौन सा है? तो हम लोग पहला ऑप्शन जब देखते हैं इसमें तो इसमें बोला गया फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस। जिसका मतलब है जो घर्षण बल होता है वह एरिया या वस्तु के शेप पर निर्भर नहीं करता है। और हम लोग का ये लॉ ऑफ फ्रिक्शन का पहला नियम भी यही कहता था कि जो घर्षण बल होगा वह क्षेत्रफल एवं वस्तु पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे नंबर पे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अगेंस्ट अ मोशनल ऑब्जेक्ट। बोला गया किसी गतिमान वस्तु के लिए घर्षण बल की दिशा क्या होगी। तो कोई गतिमान वस्तु है, जैसे हम मानते हैं कि ये मेरा एक वस्तु है जो गतिमान है, ये धीरे धीरे ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रहा है। तो इसकी प्रत्येक सेकेंड में ये इसके गति में बदलाव देखने को हमें मिल रहा है और ये गति के कारण अपना जगह भी बदल रहा है। तो जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेगा बी की तरफ, उसी के सापेक्ष में इसके अपोजिट में घर्षण बल लगेगा। अगर यहाँ पे मेरा बल लग रहा है जिसको आप फोर्स से दर्शाते हैं तो इसी के जस्ट अपोजिट में आपको फ्रिक्शन बल देखने को मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स। और ये हमारा लॉ ऑफ फ्रिक्शन का सेकेंड नियम भी है कि जिस दिशा में बल लगेगा उसी के विपरीत दिशा में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेस। बोला गया इनमें से कौन सा बल है जो कि नॉर्मल रिएक्शन और कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमें देखने को मिलता है नॉर्मल रिएक्शन और कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच में। अगर थोड़ा सा फिगर से हम आपको बताना चाहें तो देखिए मेरा यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है अगर मान लीजिए जो कि रखा हुआ है एक सरफेस पे, ये रहा सरफेस। और हम एक बात जानते हैं कि मेरा नॉर्मल फोर्स जो होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो हमेशा ऊपर की दिशा में लगता है जिसे हम आर नाम से बोलते हैं। हिंदी में इसको अभिलंब प्रक्रिया बल कहते हैं, इंग्लिश में इसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो ये हो गया रिएक्शन। दूसरा कॉन्टैक्टिंग सरफेस, तो ये आपको दिख रहा है। और आपका जो फ्रिक्शन है वो क्या होता है, इन्हीं दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लगेगा ऊपर रिएक्शन फोर्स, नीचे की तरफ इसका वजन लगेगा जिसको आप वेट बोलते हैं, W से डिनोट करते हैं। ऊपर वाला रिएक्शन फोर्स है और फ्रिक्शन आपको पता है कि कहाँ लगेगा, वो जिस भी दिशा में वस्तु ट्रेवल करेगी उसके अपोजिट दिशा में। अगर इस साइड मेरा फोर्स होगा तो इस दिशा में हमें फ्रिक्शन फोर्स देखने को मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स। चलिए, तो तीसरे का आंसर क्लियर हो गया, फ्रिक्शन फोर्स। बढ़ते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इन बिटवीन द व्हील्स एंड रोड इफ व्हीकल्स आर एबल टू रन ऑन द रोड। बोला गया अगर मेरे पास कोई एक व्हीकल है, मान लीजिए मेरे पास ये एक व्हीकल है, तो व्हीकल होगा तो उसमें व्हील्स भी होगा, उसका पहिया होगा, चक्का होगा।
इसी चक्का के सहायता से वो चल रहा है रोड पे। और ये मेरा क्या है, सड़क, रोड। तो बोला गया रोड और इस पहिए के बीच में जो संपर्क हो रहा है उसके बीच में कोई फोर्स होगा, कोई बल लग रहा होगा, और जो बल लगता है व्हील्स और सड़क के बीच में उसे ही आप बोलते हैं क्या, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोड पर चलती हुई वाहन के चक्के और सड़क के बीच होने वाले बल को आप क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, फ्रिक्शन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच इज यूजफुल फ्रिक्शन, इनमें से कौन सा लाभदायक घर्षण है, ठीक है, ऐसा कौन सा घर्षण है जो उपयोगी है, उपयोगी है इन द सेंस उस घर्षण के कारण हमें कुछ फायदा मिलता है, ठीक है, और घर्षण के कारण ही हम क्या होते हैं, सतह पर चल पाते हैं। अगर घर्षण नहीं हो तो हमें चलने में कठिनाई होगी। हमारे पैर में पहना गया जूता और सरफेस के बीच में कांटेक्ट होता है और उसी के बीच में घर्षण बल लगता है जिसके कारण कि हम आसानी से चल सकते हैं। तो यहाँ पे भी बोला उपयोगी घर्षण बल कौन सा है, तो उपयोगी घर्षण बल कौन सा है, ब्रेक शू लाइनिंग। पूछेंगे आप ब्रेक शू लाइनिंग क्या होता है, तो आप देखे होंगे व्हीकल्स में, जो मोटरसाइकिल, कार, सब में देखे होंगे आप ब्रेक सिस्टम लगा रहता है, और उस ब्रेक सिस्टम में देखेंगे कुछ ब्रेकिंग में लाइनिंग्स बने होते हैं, कटे हुए रहते हैं, ग्रुप्स बने हुए रहते हैं, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे ग्रुप्स कटे रहते हैं। टायर्स वगैरह में भी आप देखे होंगे, या आप जब अपना जूता या चप्पल खरीदते हैं उसके भी नीचे देखेंगे ग्रुप्स ऐसे कटे होते हैं। उसका काम ही क्या है कि आपको चलने में वो सुगमता प्रदान करता है और फ्रिक्शन को वो क्या करता है, फ्रिक्शन प्रदान करता है आपको, जिसके कारण आप आसानी से चल सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, उपयोगी घर्षण है। तो ब्रेक शू लाइनिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी जैसे हम लोग 5 नंबर देखे थे, विच इज यूजफुल फ्रिक्शन, मतलब उपयोगी घर्षण। इस बार है ऐसा कौन सा घर्षण बल है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, विच इज वेस्टफुल फ्रिक्शन। वेस्ट मतलब क्या, खराब या उपयोगी नहीं होना। तो हम लोग के लिए क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा रियर एक्सेल गियर, ठीक है, क्योंकि रियर एक्सेल गियर में जब घर्षण होता है उसके कारण हमारे स्पीड पर इफेक्ट पड़ता है। मेरा स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब हम लोग एक्सेलेरेशन देते हैं तो हम तो चाहते हैं कि मेरा स्पीड क्या हो, इंक्रीज हो, लेकिन रियर एक्सेल गियर में फ्रिक्शन के कारण वो हमारा क्या होता है, लॉसेस देखने को मिलता है, जो हमारे लिए वेस्टफुल फ्रिक्शन के अंदर आता है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, विच इज डिपेंड ऑन फ्रिक्शन फोर्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन व्हाट या विच, मतलब घर्षण बल किस पर निर्भर करता है। ये इसका हिंदी सही मतलब होगा कि घर्षण बल किस पर निर्भर करता है। तो अभी हम लोग देखे थे, जो पहला लॉ हम लोग देखे थे तो उसमें भी देखे थे कि घर्षण बल किस पर निर्भर करेगा, तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरा क्या था, एक वस्तु था, ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, और यहाँ पे मेरा सरफेस है, ये सरफेस है, अगर सतह है, तो घर्षण बल कहाँ पाया जाएगा, इन दोनों के बीच में। यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स हमें इस सतह के बीच में मिलता है जहाँ दोनों ऑब्जेक्ट मिलते हैं, और इसी पे घर्षण बल निर्भर भी करता है। हर एक वस्तु के लिए घर्षण बल का मान फिक्स होता है, जैसे लकड़ी के लिए अलग होता है घर्षण बल का मान, उसी में हम लोग आगे देखेंगे घर्षण गुणांक बल भी होता है। लोहे के लिए अलग है, शीशा के लिए अलग है, चाहे वो कितना ही बड़ा शीशा क्यों ना हो, उसके किसी भी पोजीशन पे अगर देखेंगे तो घर्षण बल आपको सेम देखने को मिलेगा। तो कॉन्टैक्टिंग सरफेस पे निर्भर करता है क्या, फ्रिक्शन फोर्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7 का बी नंबर, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है कॉन्टैक्ट सरफेस पे। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस। बोला गया घर्षण गुणांक को किस प्रकार दर्शाया जाता है, हाउ फ्रिक्शन कॉफिशिएंट इज एक्सप्रेस, घर्षण बल को, घर्षण गुणांक को किस तरह से दर्शाया जाता है। तो यहाँ देखिए हम लोग समझेंगे, यहाँ पे 3 नाम लिखेंगे आपके पास। अभी एक लिखेंगे म्यू, जिसे बोलते हैं आप घर्षण गुणांक। दूसरा है एफ, जिसे आप बोलते हैं बल, और तीसरा है आर, जिसे आप बोलते हैं प्रतिबल
प्रतिबल, या इसे ही कहीं कहीं लिखा जाता है अभिलंब, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल। और अगर इंग्लिश में नाम बोले तो इसे ही आप बोलते हैं फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। दूसरा आप बल को तो जानते ही हैं, फोर्स नाम से लिखते हैं, और इसे आप बोलते हैं रिएक्शन, या इसे ही बोला जाता है नॉर्मल भी, इसे ही बोला जाता है नॉर्मल भी। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट को मतलब घर्षण गुणांक को किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो हम लोग एक रिलेशन होता है इन तीनों का, वो रिलेशन कुछ इस प्रकार है, म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर। म्यू जो घर्षण गुणांक है वो बराबर होता है बल अपॉन अभिलंब प्रतिक्रिया के। म्यू बोला जाए तो म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। और यहाँ पे भी यही आपसे पूछा गया कि घर्षण गुणांक को आप किस तरह से दर्शाते हैं। तो घर्षण गुणांक को दर्शाने के लिए हम लोग किसके बीच का अनुपात लेते हैं, तो एफ का और आर का, बल का और नॉर्मल रिएक्शन का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देखेंगे 8 में ये आपका सही आंसर है बी नंबर, कि यह अनुपात है फ्रिक्शन बल एवं नॉर्मल रिएक्शन के बीच का। तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो अभी हम लोग लिखे थे म्यू बराबर एफ बाय आर, ये आप लोग याद रखिएगा, पूरे इस चैप्टर में इसी एक फॉर्मूले पे आपका सारा न्यूमेरिकल बनेगा, म्यू बराबर एफ बाय आर। आइए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कोफिशिएंट मतलब घर्षण गुणांक को निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे, क्या था, म्यू इक्वल टू एफ बाय आर। लेकिन आप बोलेंगे ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमको यहाँ दिख ही नहीं रहा है, म्यू बराबर डब्ल्यू बाय एफ है, आर बाय डब्ल्यू है, एफ बाय डब्ल्यू है, म्यू बराबर एफ बाय आर नहीं है। तो आपको हम दिखलाते हैं ये कैसे होगा। जो म्यू है वो एफ बाय आर होता है, एफ बाय आर होता है, और जो एफ है, जो आपका एफ है वो क्या है, बल है, और जो आर है अभी हम लोग देखे थे क्या है, वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल। जो आर है वो इक्वल टू होता है किसके, डब्ल्यू के, किसके, डब्ल्यू के। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं म्यू बराबर एफ बाय डब्ल्यू, भी तो लिखा जा सकता है क्योंकि आर जो है इक्वल है किसके, डब्ल्यू के। और ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है 9th का, एफ बाय डब्ल्यू। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th पे। क्वेश्चन नंबर 10, विच सिंबल इज यूज टू डिनोट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इनमें से ऐसा कौन सा चिन्ह है जो कि घर्षण गुणांक को दर्शाता है। तो अभी हम लोग देखे थे घर्षण गुणांक को दिखलाने के लिए किस सिंबल का प्रयोग करते हैं, कौन सा चिन्ह है, तो म्यू है। म्यू वो चिन्ह है जिससे आप घर्षण गुणांक को दिखलाते हैं, और इसका संबंध होता है क्या, एफ अपॉन आर, जहां पे अभी हम लोग देखिए आर इक्वल होता है किसके, डब्ल्यू के। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इफ टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट एट रेस्ट। बोला गया है कि अगर दो वस्तु जो कि रेस्ट अवस्था में, मतलब दो वस्तु जो कि स्थिर अवस्था में है, उन दोनों के बीच में कैसा घर्षण देखने को हमें मिलेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो दो वस्तु है, एक ए नाम का होगा, एक बी नाम का होगा, और दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, मतलब एक दूसरे से सटे हुए भी होंगे हो, लेकिन ये दोनों मूव नहीं कर रहे हैं, कोई भी आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, मतलब स्थिर अवस्था में। तो इनके बीच जो लगेगा फ्रिक्शन, उसे आप क्या कहते हैं, स्टैटिक। दो शब्द ध्यान रखिएगा, एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक शब्द का प्रयोग किया जाता है स्थिर के लिए, स्थिर के लिए। अगर कोई वस्तु स्थिर में तो आप उसको बोलते हैं स्टैटिक। और दूसरा शब्द होता है डायनेमिक। डायनेमिक जिसमें होता है क्या, जब किसी वस्तु में बदलाव होगा, ठीक है, जो स्थिर नहीं है, जो मूव कर रहा है, जिसे आप बोलते हैं क्या, गतिमान बोलते हैं। तो डायनेमिक मतलब क्या है, गतिमान है।
अगर कोई वस्तु गतिमान है या बदलाव हो रहा है तो वो डायनेमिक कहलाएगा, और अगर कोई वस्तु जो स्थिर है उसके बीच में बल लगेगा तो वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, स्थिर घर्षण कहलाएगा। इसे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, स्थिर घर्षण बल। बेस्ट सी बात है, फ्रिक्शन क्या है, एक बल है, तो आप उसको साथ में लगा देंगे, बल। ठीक है, इसमें दो चीज़ और समझ लीजिए। स्लाइडिंग मतलब क्या होता है, फिसलना। हम लोग देखते हैं बचपन में जब जाते थे झूला पे तो बच्चे को ऊपर में बैठा देते हैं, वो नीचे की तरफ क्या होता है, स्लाइड होता है। ऐसा कुछ झूला आप लोग देखे होंगे बचपन में। ठीक है, ऐसा कुछ झूला जिसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर किसी बच्चे को बैठा दिया जाए तो वो नीचे की तरफ ही आता है। ये जो नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है इसे क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग बोलते हैं। और यहाँ पे जो घर्षण लगेगा उसे क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। और दूसरा क्या है, रोलिंग। रोलिंग आप लोग जानते हैं, एक चक्के को क्या कीजिए, एक पहिए को घुरकाना शुरू कीजिए, रोल करना शुरू कीजिए, वो क्या कहलाएगा आपका, रोलिंग। जैसे ये मेरा एक व्हील है, एक चक्का है, जिसे आप क्या कीजिए, एक सतह पे, सरफेस पे अगर आप घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरह से घूमते जाएगा, आगे घूमते जाएगा, थोड़ी देर बाद ये ऐसे घूमेगा। इसे आप क्या कहते हैं, रोलिंग कहते हैं, ये रोलिंग कहलाएगा। और इधर वाला स्लाइडिंग कहलाएगा। इसके बारे में आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, जिसका सही आंसर स्टैटिक फ्रिक्शन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा सही कथन है। ठीक है, 4 कथन हमारे पास दिए गए हैं, उस 4 में से हमको देखना है कि कौन सा सही कथन है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। पहला बोला है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी हम लोग आपको बताए थे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, देखिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, साइड में इसको समझाते हैं, आपको समझने में आसानी होगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे आपको समझाना चाह रहे हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में अगर बोला गया इज इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, अगर एक कोई वस्तु है, अभी हम लोग बात करें लिमिटिंग का। लिमिटिंग का हिंदी होता है सीमांत घर्षण बल। क्या है, सीमांत घर्षण। तो देखिए सीमांत को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 शब्द से बना है, सीमा प्लस अंत। जहां पे सीमा अंत हो जाए वही क्या है, सीमांत है। लिमिटिंग घर्षण बल भी वही होता है, अगर किसी वस्तु पे आप बल लगा रहे हैं और ये स्थिर है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये स्थिर पोजीशन से गतिमान में बदल जाएगा। तो गतिमान में बदलने से पहले जो बल होगा जो उसको रोके हुए था वही क्या कहलाएगा, लिमिटिंग घर्षण कहलाता है। और लिमिटिंग जो है इज इक्वल टू स्लाइडिंग, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। लिमिटिंग और स्लाइडिंग बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि लिमिटिंग क्या है, जो उसको रोके हुए था, अब अगर वो आगे बढ़ने लग गया तो वो स्लाइडिंग कहला गया। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा, रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बोला रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। मतलब अगर वैल्यू का बात किया जाए तो रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। अगर हम आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछे, या आप खुद ही सोच के देखिएगा, देखिए आपको बताया था रोलिंग मतलब क्या होता है, एक चक्के को आप लीजिए और उसे क्या करना शुरू कीजिए, किसी सतह पर घुरकाना शुरू कीजिए, आपको इसमें ज़्यादा बल लगेगा, ये क्या आपका रोलिंग है। और दूसरा हम लेते हैं स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का भी एग्जांपल आपको बताया था कि अगर ये झूला है, इस पर सीढ़ी लगा हुआ है और यहाँ से स्लाइडिंग करने के लिए बना हुआ है, तो आप खुद ही देखिएगा कि रोल करने में और स्लाइड करने में आपको किस में ज़्यादा बल लगता है। किसी चीज़ को घुरकाने में ज़्यादा बल लगता है या किसी चीज़ को स्लाइड करने में ज़्यादा आपको बल लगता है, ये आपको देखना है। और तीसरा, अभी इसके बीच का रिलेशन भी आपको बताएंगे जिससे कि आपको आसान हो जाएगा। तीसरा देखिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, और ये आपका सबसे सही आंसर है। जो स्लाइडिंग है वो लिमिटिंग से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि लिमिटिंग तो अंत था, उसके बाद अगर वो बढ़ गया तो वो क्या है, कम ही होगा हमेशा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग। तो एक चीज यहाँ देखिएगा, फ्रिक्शन ही है लेकिन कैसा, स्लाइडिंग है। किससे कम है, तो लिमिटिंग से कम है, लिमिटिंग से कम है, FL, ये हो गया लिमिटिंग। और इससे भी अगर कम का बात किया जाए तो क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। आप एक चक्के को लीजिए और उसको घुरकाना शुरू कीजिए, आपको कम बल लगेगा। किसी को ऊपर से स्लाइड करवाने में थोड़ा ज़्यादा बल लगेगा और किसी चीज़ को रोके रहने में और भी ज़्यादा बल लगेगा। तो ये आपका सही रिलेशन होता है कि सबसे ग्रेटर अगर बोला जाए तो लिमिटिंग, उसके बाद स्लाइडिंग, उसके बाद रोलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो C नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पे बोलते हैं। बोला गया इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जिसका प्रयोग किया जाता है अगर वस्तु को किसी सतह से ऊपर की तरफ उठाया जा रहा हो तो। ठीक है, उठाया जा रहा है अगर किसी वस्तु को ऊपर की तरफ, तो कौन से फॉर्मूले का आप प्रयोग करेंगे, ये आपसे पूछा है। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इनमें से कौन से कोण को एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब घर्षण कोण कहा जाता है। तो यहाँ पे फिगर में भी हम लोग देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन का फिगर आपको यहाँ पे बना हुआ है जो आप देख पा रहे होंगे। बोला गया यहाँ पे आप पहचानिए कि कहाँ पे घर्षण बल है। तो घर्षण बल का अभी हम लोग पढ़े थे कि जहाँ पे बल होगा मतलब ये फ्रिक्शन, ये वाला जो आपका फ्रिक्शन दिख रहा होगा, ये फ्रिक्शन, और जहाँ आपका रिजल्टेंट होता है जो कि ये है आर नाम से, तो रिजल्टेंट और फ्रिक्शन इनके बीच में ही पाया जाता है क्या, घर्षण कोण। तो इनके बीच में आपको कहाँ मिल रहा है, इस जगह पे जो कि एस नाम का है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, घर्षण कोण कहला जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ROS। क्या है, ROS, या इसी को आप चाहिए तो बोल लीजिए क्या, SO, आर भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में हम लोग एक देखेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आपका ROS है बी नंबर में। तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। घर्षण कोण आपको मिलेगा ROS के बीच में। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज थीटा। यहाँ पे क्यू लिख दिया है, क्यू नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा क्यू की जगह पे, ये मिसप्रिंटिंग है। तो घर्षण गुणांक को हम लोग जो दिखाते हैं उसमें कौन सा एंगल लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग का क्या होता है, tan थीटा वो एंगल है जिससे कि आप दिखाते हैं घर्षण गुणांक के कोण को। और यहाँ एक रिलेशन भी आपको देखने को मिलेगा, म्यू इक्वल टू होता है tan थीटा के। और अभी एक और चीज़ बताए थे, म्यू इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन R भी होता है। ये दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा, आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन करेंगे उसमें ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। और इसी दो क्वेश्चन के बेसिस पे आपका पूरा का पूरा ये फ्रिक्शन चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया, tan थीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि दिए गए नीचे चित्र में जो R है वो किसको दर्शाता है। R यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये R किसको दर्शाता है। अभी हम लोग आपको बतलाए थे जो R होता है वो क्या होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया होता है, जिसे आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि R जो दिखाया गया है इस चित्र में इसे किस नाम से पुकारते हैं। तो इसके लिए क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, जो कि आपका डी नंबर है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का डी नंबर सही आंसर है। तो ये हम लोग का आज का फर्स्ट पार्ट था फ्रिक्शन चैप्टर का। वीडियो हम लोग छोटा बना रहे हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। हर दिन आप 10-10, 20-20 मिनट का वीडियो है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं, 1 से 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। कल हम लोग फिर आपके लिए ये वीडियो डालेंगे इससे आगे के क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।